नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑलिव बोर्ड के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में और इसी तरीके से ये पूरा हफ्ता हम आगे डेडिकेट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज को पढ़ेंगे और यहाँ पे उन्हें समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो देखते हैं यहाँ पे इस बॉडी के किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये बॉडी किस तरीके से काम करती है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे आम लोगों के लिए और यहाँ पे उन लोगों के लिए जो सर्विसेज में है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि अगर हम देखें संविधान में शुरुआत में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था जो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड हो। तो ट्रिब्यूनल्स वो होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, एक मामले से रिलेटेड क्या करते हैं, यहाँ पे फैसले लेते हैं। कोई एक स्पेसिफिक विषय उन्हें दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल बनेंगे और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं और वो उस विषय से संबंधित कोई भी अगर केस है तो उसे यहाँ पे देखते हैं, ताकि जुडिशरी के ऊपर यहाँ पे लोड जो है वो कम पड़े और यहाँ पे जो जजमेंट है यानी जो फैसले हैं वो जल्दी आए और लोगों को न्याय यहाँ पे जल्दी से जल्दी प्राप्त हो पाए। तो संविधान में शुरुआत में ट्रिब्यूनल्स के लिए कोई भी ऐसा स्थान नहीं था। संविधान में इनके बारे में शुरुआत में कुछ नहीं लिखा हुआ था। बट उसके बाद यहाँ पे आया 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में और यहाँ पे पार्ट 14A के द्वारा संविधान में ट्रिब्यूनल्स को यहाँ पे जगह दी गई। बात करते हैं कि ये ट्रिब्यूनल शब्द जो संविधान में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसके लिए यहाँ पे दो आर्टिकल्स ऐड किए गए, आर्टिकल 323 और आर्टिकल 323B। तो ध्यान रखिएगा कि पार्ट 14A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर केवल दो ही आर्टिकल आते हैं और वो है आर्टिकल नंबर 323A और 323B। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि आर्टिकल 323A जो है वो आपका डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से और आर्टिकल 323B डील करता है दोस्तों ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस को समझना कि 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है और यहाँ पे 323B जो है वो आपका है ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स। बात करते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 323A जो है हमारे संविधान का, वो यहाँ पे पार्लियामेंट संसद को यहाँ पे शक्ति प्रदान करता है कि वो यहाँ पे क्या बना सकती है, आपके ट्रिब्यूनल्स का निर्माण कर सकती है जो यहाँ पे उन केसेस को देखेंगे, उन डिस्प्यूट्स को देखेंगे जो किसी भी तरीके के रिक्रूटमेंट या फिर कंडीशन ऑफ सर्विस किसी भी पर्सन से एसोसिएटेड हो। अब वो पर्सन चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा हो या स्टेट गवर्नमेंट में, किसी लोकल बॉडी में, पब्लिक कॉर्पोरेशन में या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी में। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है उसके रिक्रूटमेंट से संबंधित या फिर उसकी कंडीशन ऑफ सर्विस। अब कंडीशन ऑफ सर्विस में आप सारी चीजें मान लीजिए, ट्रांसफर, सैलरी, रेम्यूनरेशन में बाकी सारी चीजें, छुट्टियां तक यहाँ पे आ जाती हैं। तो अगर किसी भी तरीके का ऐसा कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए यहाँ पे वो व्यक्ति किसकी मदद ले सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की मदद ले सकता है। और यहाँ पे ये प्रोविजन दिया गया है संविधान के आर्टिकल 323A में, जिसे यहाँ पे जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे बनाने की एकमात्र शक्ति जो है वो संसद को ही केवल प्राप्त है, केवल पार्लियामेंट को। तो बात करते हैं यहाँ पे आगे कि आर्टिकल 323A जो बनाया गया उसके लिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि संविधान में अगर कोई आर्टिकल दे दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आर्टिकल अपने आप ही एनफोर्स हो जाएगा। उसके लिए पार्लियामेंट यहाँ पे कानून बनाती है। तो यहाँ पे कानून बनाया पार्लियामेंट ने, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, और इस एक्ट के द्वारा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को लाया गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाए गए और साथ साथ में पार्लियामेंट ने यहाँ पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी बनाए और ये दोनों बनाने की शक्ति पार्लियामेंट को मिली हुई थी आर्टिकल 323A के अंदर, जिसमें इन्होंने क्या पास किया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। तो ये ईयर जो है हमें 1985, इस ईयर को हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे इन्हें स्टैट्यूटरी बैकिंग भी मिली हुई है, मतलब कानून के द्वारा इसे यहाँ पे मान्यता भी प्राप्त है और कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता भी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भी इसे मान्यता प्राप्त है और यहाँ पे स्टैट्यूटरी बैकिंग भी इसे साथ में प्रोवाइडेड है।
आगे बात करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में। तो इसे 1985 में सेटअप किया गया, जिसकी प्रिंसिपल बेंच रखी गई दिल्ली, और इसके साथ साथ और एडिशनल बेंच को भी अलग अलग राज्यों में लगाया गया। तो अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पे 17 रेगुलर बेंचेस हैं, जिसमें से 15 जो हैं वो डिफरेंट हाई कोर्ट्स में यहाँ पे हैं अलग अलग राज्यों के, और 2 यहाँ पे सेटअप की गई हैं लखनऊ और जयपुर में अलग से। तो टोटल रेगुलर बेंचेस जो हैं वो हैं यहाँ पे 17। आगे बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि जो कैट है इसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है किसी भी मैटर से रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट और सर्विस मैटर। तो ऐसा कोई भी मैटर हो जो सर्विस मैटर या रिक्रूटमेंट से संबंधित है, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट अंडर सिविल सेंटर एंड सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विसेज, यानी डिफेंस में जो सिविलियन एम्प्लॉयज हैं उनसे संबंधित। तो ये सारे मामले यहाँ पे कौन देख सकता है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो इन सभी मामलों को यहाँ पे देख सकती है। बात करते हैं मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं, या फिर ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, या सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट है, ये सब इसके अंदर कवर नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जब भी एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, पक्का यहाँ पे इन्हीं को डाला जाएगा कि डिफेंस फोर्सेस के जो मेंबर हैं वो इसमें नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स और सर्वेंट होते हैं वो कैट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, और जो सेक्रेटेरिएट स्टाफ होता है पार्लियामेंट का वो भी इसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता है। तो इन 3 को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कि कैट जो है इसकी जो पूरी फॉर्मेशन है वो कैसी होती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल इसका सेटअप देखते हैं। तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी होती है, बहुत सारे इसमें मेंबर्स होते हैं, इसमें चेयरमैन और मेंबर होते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें केवल चेयरमैन और मेंबर्स ही होते हैं। और यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि शुरुआत में जब कैट बनाई गई थी तो उसमें चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे और मेंबर्स थे। बट आगे चल के यहाँ पे 2006 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 के द्वारा वाइस चेयरमैन की जो पोस्ट थी उसे यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी एग्जाम में यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया जाएगा कि कैट के अंदर चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं और उसके बाद मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा वाइस चेयरमैन नाम की कोई भी पोस्ट कैट में अब नहीं है। बट अगर यहाँ पे उसे इस तरीके से कहा जाए कि पहले हुआ करता था, तो पहले जरूर हुआ करती थी, बट बाद में इस पोस्ट को 2006 में हटा दिया गया। तो किसी भी तरीके की वाइस चेयरमैन की पोस्ट कैट के अंदर नहीं होती है। अगर हम 2019 के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अभी फिलहाल चेयरमैन है और इसके साथ साथ 65 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं कैट के अंदर। तो टोटल नंबर अगर हमसे पूछा जाए तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 66 हो जाएगी, क्योंकि 65 ये और उसके साथ हमारे चेयरमैन। आगे बात करते हैं जो कैट में यहाँ पे मेंबर्स लाए जाते हैं, जिन सदस्यों को चुना जाता है वो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों सर्विसेज से यहाँ पे होते हैं। कुछ जुडिशरी से संबंधित होते हैं और कुछ यहाँ पे प्रशासन से संबंधित होते हैं। और इन सभी की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा यानी प्रेसिडेंट जी के द्वारा की जाती है। अगर हम इनके कार्यकाल यानी इनकी टर्म्स की बात करें तो 5 साल इनका कार्यकाल होता है और मैक्सिमम एज 65 वर्ष, जिसमें से जो भी पूरा हो जाएगा इन्हें अपने पद को छोड़ना होगा। या तो 5 साल कार्यकाल के पूरे हो जाएं या फिर 65 साल उम्र, दोनों में से जो पूरा होगा उसके बाद इनका पद जो है ये समाप्त हो जाता है। आगे बात करते हैं जहां पे तो 65 ईयर चेयरमैन के केस में और यहाँ पे 62 ईयर मेंबर्स के केस में। कहीं कहीं पे ही ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको देगा। जब आप बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको चेयरमैन और मेंबर के पद की जो भी एज है, मैक्सिमम एज है, वो तकरीबन आपको सेम ही देखने को मिलेगी। बट कैट में यहाँ पे अलग है, चेयरमैन के लिए 65 ईयर और मेंबर्स के लिए 62 ईयर्स। तो अगर आपसे मेंबर्स का पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है 62, और अगर चेयरमैन का पूछा जाए तो ध्यान रखना है 65। तो दोनों के लिए यहाँ पे एज में डिफरेंस है, 65 और 62। अब बात करते हैं यहाँ पे कैट की अपॉइंटमेंट होती कैसे है। तो इसके जो मेंबर हैं वो किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसके लिए एक हाई पावर सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है, जिसे यहाँ पे जिसके चेयरमैन होते हैं यहाँ पे एक सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। वो इस पूरी कमेटी को चेयर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे चीफ जस्टिस से सलाह लेने के बाद और यहाँ पे अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है, इन दोनों से अप्रूवल लेने के बाद यहाँ पे मेंबर्स की अपॉइंट की जाती है। ध्यान रखिएगा कैट यहाँ पे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंडर नहीं आती है, मतलब वो चाहे तो इसके बाहर जाके अपने काम कर सकती है, वो इससे बाउंडेड नहीं है।
तो इसका मतलब ये है, ये क्या फॉलो करेगी, नेचुरल जस्टिस को फॉलो कर सकती है। तो कैट कुछ भी देख के नेचुरल जस्टिस को फॉलो कर सकती है, वो किसी फिक्स बाउंड लॉ के अंदर काम नहीं करती है। अगर उसे लगता है कि ये नेचुरल जस्टिस है इस चीज से संबंधित, तो यहाँ पे वो उसका फैसला ले सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर आप अपने केस को लेके जाते हैं तो आपको एक नॉमिनल सी फीस 50 रुपए पे करनी होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये किसी भी तरीके से फ्री नहीं है। आप अपने केस को खुद भी पैरवी कर सकते हैं या फिर किसी लॉयर के द्वारा भी अपने केस की पैरवी करवा सकते हैं। तो इसकी फीस नॉमिनल सी फीस है 50 रुपीज। उसके बाद अपने क्या कर सकते हैं, केस को आप कैट के पास फाइल कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि यहाँ पे शुरुआत में पहले ये था कि आप डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, हाई कोर्ट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते थे, हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते थे। अगर यहाँ पे ट्रिब्यूनल के खिलाफ आपको आगे और केस करना है, मतलब ट्रिब्यूनल में अगर आप केस हार गए कैट में, तो आप सुप्रीम कोर्ट ही सीधा जा सकते थे, हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे। आगे चल के चंद्र कुमार केस 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इस रिस्ट्रिक्शन को हटाया और कहा जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, हम जानते हैं पहले से, और इस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट से ये उसकी शक्ति ली जाती है तो ये उसकी पावर का उल्लंघन है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसके अंदर कुछ चेंजेस लाए गए और यहाँ पे ये कहा गया कि आप पहले कहाँ जाएंगे, आप पहले जाएंगे हाई कोर्ट के पास, फिर उसके बाद आप आएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो कैट के आपका जो भी कैट फैसला लेती है, चाहे वो आपके पक्ष में हो विपक्ष में हो, अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं अपील के द्वारा, तो अपील आपको पहले हाई कोर्ट में करनी पड़ेगी, फिर ही आप सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे। पहले क्या था, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। अब हम बात करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो सेम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आप कह सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे बनाए गए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके कंसर्न रिक्वेस्ट पे ही यहाँ पे उन्हें बनाया जाता है। मतलब जब स्टेट गवर्नमेंट्स कहती हैं कि इन्हें बनाइए, तब इन्हें बनाया जाता है। तो अगर 2019 के हिसाब से देखें तो बहुत सारे राज्यों ने यहाँ पे अपने यहाँ पे एसएटी को यहाँ पे फॉर्म कराया और उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स ने इसे कैंसिल भी कराया है। ध्यान रखिएगा, कैट और सैट इन दोनों के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, रिक्रूटमेंट रिलेटेड टू सर्विस मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो चेयरमैन होते हैं सैट के यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के, उन्हें भी राष्ट्रपति के द्वारा ही यहाँ पे क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो गवर्नर से पूछ के ही एसएटी जो है आपकी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, उसके जो आपके चेयरमैन होते हैं उनकी नियुक्ति यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे जैट का भी प्रोविजन है यानी ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए यहाँ पे ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाई जा सकती है। तो सेम इसी तरीके से सैट की तरह ये काम करता है, इसमें कोई और किसी तरीके का फर्क नहीं होता। प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे जो अदर जितने भी स्टेट्स हैं जिनके अलग अलग गवर्नर्स हैं, उनसे पूछ के यहाँ पे सैट के चेयरमैन के क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। अब हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स की। आर्टिकल 323 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बात करता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों चाहें तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स का निर्माण कर सकते हैं अपने अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर। मतलब जो भी ऐसी चीजें जिनके ऊपर उन्हें कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, तो वो उससे संबंधित क्या बना सकते हैं, यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स का निर्माण कर सकते हैं फॉर अदर मैटर, जैसे टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस, लैंड रिफॉर्म्स, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फूड स्टफ, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स। तो इन सभी पे यहाँ पे क्या बनाया जा सकता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के द्वारा यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स का निर्माण किया जा सकता है। सबसे मेन बात यहाँ पे हमें समझनी है, आर्टिकल 323A और 323B के बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 323A जो है यहाँ पे वो डील करता है केवल पब्लिक सर्विस मैटर से। केवल अगर कोई किसी भी तरीके से रिक्रूटमेंट या सर्विस कंडीशन में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, उसी मामले से केवल ये 323 आर्टिकल जो है वो डील करता है। वहीं आर्टिकल 323B जो है वो अदर मैटर्स से डील करता है, मतलब पब्लिक सर्विस मैटर जो है उनसे रिलेटेड अलग मैटर से डील करेगा, ये अदर मैटर से डील करता है। बात करते हैं आर्टिकल 323 के अंदर जो ट्रिब्यूनल बनाने की शक्ति दी गई है वो केवल और केवल संसद को दी गई है। बट आर्टिकल 323B के अंदर ये शक्ति आपके केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को दी गई है।
यानी यहाँ पे संसद भी कानून बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों यहाँ पे कानून बना सकते हैं, यानी ट्रिब्यूनल्स का निर्माण कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, आर्टिकल 323 ए के अंदर केवल एक सिंगल ट्रिब्यूनल की बात की गई है, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी किसी तरीके की हायरार्की यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बट आर्टिकल 323 बी के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब ट्रिब्यूनल्स के बीच में हायरार्की को यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, चंद्र कुमार केस 1997 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ये ट्रिब्यूनल से किसी भी तरीके का कोई भी जुरिस्डिक्शन आता है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उसके बाद पहले आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और फिर चाहे तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहले रोक लगाई गई थी किसी भी तरीके से कि आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देके खत्म कर दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात की आज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में और ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर के बारे में, आर्टिकल 323 ए और आर्टिकल 323 बी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।